ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट को स्टेप अप एंड स्टेप डाउन करता है। अब ये ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है ये हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, और म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है वहाँ पे आपने पढ़ा और आपने अच्छे से उसको समझा भी कि म्यूचुअल इंडक्शन में दो कॉइल्स होती हैं। जैसे एक ये इस प्रकार से, मैं सोलेनोइड का एग्जांपल ले लेता हूँ, एक इस प्रकार से ये है और इस कॉइल के साथ ये ऐसी दूसरी कॉइल है। ये ऐसे सेपरेटेड भी हो सकती हैं और ये दोनों ऐसे ओवरलैप्ड भी हो सकती हैं। तो वहाँ पे आप क्या देख रहे थे, जैसे इस कॉइल में मैं करंट फ्लो करता हूँ आई, तो फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन के कारण इसके अंदर एक करंट सेटअप होता है, इंड्यूस होता है करंट, और ये जो फिनोमेना था इसको हम क्या बोलते थे, फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये जो फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है इसके ऊपर हमारा जो डिवाइस है वो कौन है, ट्रांसफार्मर, और इसी को हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से इसके प्रिंसिपल के बारे में तो आप अच्छे से जान गए कि प्रिंसिपल क्या होता है। तो इसका जो प्रिंसिपल होता है वो डिपेंड है फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर, और फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन में क्या बोलता है डेफिनेशन आपको अच्छे से पता चल गया यहाँ से। अब हम ट्रांसफार्मर बनता कैसे है, ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, और इसमें लॉस क्या क्या होते हैं वो सब पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं, और डायग्राम जो बनाते हैं उसी के अंदर इसकी कंस्ट्रक्शन आ जाएगी। तो कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स हम अलग से नहीं लिखने वाले हैं, उस पर ध्यान रखना। इसमें सबसे पहले क्या होता है, एक ऐसे लेमिनेटेड आयरन कोर होता है। ये जो आयरन का कोर है ये कैसा है, लेमिनेटेड है। और लेमिनेटेड क्यों है ये आपको पता होगा, पिछले हमने क्वेश्चन में बताया भी था। जो एडी करंट वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था उसमें हमने कहा था कि ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है वो लेमिनेटेड होती है। ये जो कोर है इस प्रकार से हमने लेमिनेटेड बना रखी है, तो इसको हम नाम डाल देते हैं, ये क्या है, ये है लेमिनेटेड आयरन कोर। ओके, इस लेमिनेटेड आयरन कोर का जो ये पॉइंट होता है एक साइड का, इसके ऊपर इस प्रकार से एक वायर की वाउंडिंग होती है। इस प्रकार से एक वायर को वाउंड कर देते हैं और इधर से हम करंट को एंटर करवाते हैं, तो इसको हम प्राइमरी कॉइल बोल देते हैं, प्राइमरी कॉइल। और इसके जो नंबर ऑफ टर्न हैं एनपी, एनपी एनपी क्या है, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल, इसको हम इधर लिख देते हैं एनपी। एनपी क्या है, ये है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। ओके, ट्रांसफार्मर की जो सेकंड साइड है उधर हम एक वायर को और वाउंड कर देते हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर होती है ये, और इसको हमने इस प्रकार से वाउंड कर दिया, इसको हम सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल, ये प्राइमरी कॉइल है और ये क्या है, सेकेंडरी कॉइल है। ओके, एनपी एनएस हो जाएंगे नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिए, एनएस से रिप्रेजेंट कर दिए। इसमें आप जो ईएमएफ अप्लाई करेंगे वो ईपी से कर देंगे, ईपी, पी फॉर प्राइमरी, ई जो ईएमएफ आप यहाँ देंगे, और इसमें जो इंड्यूस होगा उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे ईएस से। ईएस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल एंड ईपी इज द ईएमएफ अप्लाइड टू द प्राइमरी कॉइल। ओके, प्राइमरी जो कॉइल है ये एक्ट करती है एज इनपुट। प्राइमरी कॉइल किसकी तरह काम करती है, इनपुट की तरह काम करती है, एंड सेकेंडरी कॉइल एक्ट्स एज आउटपुट। सो इट इज द आउटपुट एंड इट इज द इनपुट। इस प्रकार से ये काम करता है ट्रांसफार्मर। अब यहाँ से आपके कुछ डाउट्स हैं, हम उसको देख लेते हैं। पहला डाउट आपके दिमाग में ये आ सकता था कि इसको हमने लेमिनेटेड आयरन कोर क्यों यूज़ किया, तो उसका रीजन था इसका जो एडी करंट का लॉस है, एडी करंट के कारण उसको, एडी करंट के कारण हीटिंग इफेक्ट होगा, उस एडी करंट को के लॉस को कम करने के लिए। और एक दूसरी बात, ये सॉफ्ट आयरन का बना होता है। किसका बना होता है, सॉफ्ट आयरन का। तो सॉफ्ट आयरन का क्यों बनाते हैं, वो हिस्ट्रेसिस जो लॉस होता है इसके अंदर, उस हिस्ट्रेसिस लॉस को डिक्रीज करने के लिए हम इसका सॉफ्ट आयरन का बनाते हैं। ठीक है, ओके। अब आप सोचोगे हमने इसको आयरन का ही क्यों बनाया, आयरन का ही क्यों बनाया। आयरन का इसलिए बनाया क्योंकि आपको पता है कि जब इसके अंदर से आप करंट पास करवाओगे, इसके अंदर से करंट पास करवाओगे तो इसकी जो एक्सिस है, ये एक्सिस, इस एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा,
और आपको पता है आयरन जो होता है वो फेरोमैग्नेटिक होता है, तो आयरन फेरोमैग्नेटिक है, इसलिए आयरन क्या करेगा, मैक्सिमम एक्सटेंट तक मैग्नेटाइज हो जाएगा, और वो जो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है वो सेकेंडरी कॉइल के साथ जाएगा। तो जितना मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल में जाएगा इसके अंदर फ्लक्स उतना ही ज़्यादा इंड्यूस होगा, और जितना इसके अंदर फ्लक्स ज़्यादा होगा ईएमएफ उतना ही ज़्यादा इंड्यूस होगा, और ईएमएफ जितना ज़्यादा हो करंट उतना ही ज़्यादा होगा, फैराडे के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये हम इस प्रकार से देखते हैं। इसमें आगे देखते हैं। अब देखो, जब यहाँ से एक बात देख लेनी और ज़रूरी है, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न एनपी है। ओके, अब हम फैराडे का लॉ यूज़ करने वाले हैं, फैराडे सेकंड लॉ E = d∅dt जो होता है उसको हम यूज़ करने वाले हैं। हमें यहाँ पे एक बात और भी देखेंगे उसके अकॉर्डिंग। फैराडे का जो सेकंड लॉ है E = d∅ dt, वो ध्यान रखना, बाकी क्वेश्चंस में भी आपको काम आएगा कि ये जो हम ऐसे लिखते हैं E = -d∅ dt, ये हम किसी भी वायर के एक सिंगल टर्न के कारण जो एक लूप बनाते हैं, सिंगल टर्न जो होता है ना उसका है। उसमें अगर आप इस प्रकार से नंबर ऑफ टर्न्स लगाओगे तो इसको आप किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसे बहुत से टर्न हैं, नंबर ऑफ टर्न कितने हमारे पास np हैं, तो इसको हमने ईएमएफ जो होगा वो होगा np d∅ dt। ओके, तो हम यहाँ पे लिखते हैं वर्किंग में, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, क्या बोलता है फैराडे का लॉ, EP जो होगा वो होगा -np d∅ dt, यही होगा ना। E = -d∅ dt होता है, तो EP, P फॉर प्राइमरी कॉइल का जो EMF होगा EP, उसको हम लिख सकते हैं -np d∅ dt, एंड जो सेकेंडरी में आने वाला है ES, वो आपके पास होगा -ns एंड d∅ dt। मतलब ये इंड्यूस्ड है, ये अप्लाइड है, इतना आप अप्लाई करोगे तो इतना इंड्यूस होने वाला है। ओके, अब इन दोनों का हम रेशियो ले लेते हैं, दोनों का रेशियो लेंगे तो हमें मिलेगा EP / ES = -np d∅ dt डिवाइड बाई -ns d∅ dt। ओके, या माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, d∅ dt से d∅ dt कैंसिल हो जाएगा। ये रिजल्ट हमारे पास आएगा EP / ES = np/ns। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल के ईएमएफ का जो रेशियो है वो उसके नंबर ऑफ टर्न के रेशियो के बराबर आएगा। ओके, यहाँ से हम तो इसका थोड़ा और आगे क्वेश्चन को लेके चलते हैं, तो हम ये देखते हैं अगर नंबर ऑफ टर्न दोनों तरफ हम बराबर कर दें, नंबर ऑफ टर्न दोनों तरफ क्या कर दें बराबर, तो कितना, किसका मतलब क्या होगा, इधर से जितना ईएमएफ पास करोगे आगे उतना निकल जाएगा। और एक अगर ट्रांसफार्मर हमारा आइडियल है, ट्रांसफार्मर कैसा है, आइडियल, एक अजम्पशन है, ये एक्चुअली आइडियल कुछ होता नहीं है बट एक अजम्पशन है। और आइडियल ट्रांसफार्मर क्या करता है, आइडियल ट्रांसफार्मर में जितनी पावर इनपुट होती है आउटपुट पावर उतनी ही होती है, यानी आइडियल ट्रांसफार्मर में किसी प्रकार का कोई पावर लॉस नहीं होता। आइडियल ट्रांसफार्मर को जितनी आप पावर इनपुट दोगे आउटपुट पावर आपको उतनी ही मिलने वाली है। तो हम यहाँ पे एक अजम्पशन करते हैं और उसमें हम ये लिखते हैं फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर। अजम्पशन किसके लिए है, हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए है। फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर पावर इनपुट, इनपुट पावर मतलब प्राइमरी की पावर, इज इक्वल टू पावर आउटपुट। जितनी पावर इनपुट दोगे, या आप ऐसे भी कर सकते हो पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू पावर ऑफ सेकेंडरी कॉइल। ओके, और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का P इज इक्वल टू V इंटू आई होता है। क्या फॉर्मूला होता है, P इज इक्वल टू V इंटू आई होता है। तो पावर का फॉर्मूला आपके पास प्राइमरी के लिए हो जाएगा EP IP इज इक्वल टू किसके बराबर, सेकेंडरी के लिए क्या हो जाएगा ES IS। यहाँ पे E जो है वो एक प्रकार का EMF पोटेंशियल ही होता है, और पोटेंशियल में EMF में डिफरेंस क्या होता है वो आपको पहले बताया जा चुका है, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये EP क्या चीज़ है और ये ES क्या चीज़ है। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये पोटेंशियल को ही रिप्रेजेंट करते हैं और कोई नई चीज़ नहीं है। एक्चुअली जैसे EMF है, EMF मैक्सिमम होता है,
पोटेंशियल डिफरेंस की जब हम बात करते हैं तो मैक्सिमम से थोड़ा सा कम होता है, वो डिफरेंस आपको अच्छे से पता है। इसको हम ऐसे ले लेते हैं, आगे रेशियो निकाल लेते हैं फिर से, ई पी डिवाइड बाई ई एस इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा आई एस डिवाइडेड बाई आई पी। यहां से हम देख रहे थे ई पी अपॉन ई एस इज इक्वल टू एन पी अपॉन एन एस आ रहा था, नंबर ऑफ टर्न का अगर हम केस लेते हैं तो, और अगर करंट का सेकेंडरी का और प्राइमरी का केस लेंगे तो आपके पास ये आएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, हेंस ई पी डिवाइड बाई ई एस इज इक्वल टू एन पी डिवाइडेड बाई एन एस इज इक्वल टू आई एस डिवाइडेड बाई आई पी। ये जो फॉर्मूला है ये न्यूमेरिकल के में आपको बहुत काम आने वाला है। जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा। कई बार आपको नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे होते हैं, करंट का रेशियो पूछ लेता है तो आप इधर इधर का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, करंट दे देता है, ईएमएफ का रेशियो पूछ लेता है तो फिर आप ये यूज कर लेंगे। ओके, ठीक है। अब ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं, ट्रांसफार्मर दो टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, टाइप्स। पहली जो टाइप्स होती है वो होती है स्टेप अप और दूसरी होती है स्टेप डाउन। नाम से पता चल गया होगा आपको। स्टेप अप होता है ये इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज करता है, और स्टेप डाउन होता है वो इनपुट को क्या करता है, डिक्रीज करता है। स्टेप अप का मतलब है यहाँ पे कम वोल्टेज दे रहे हो, आउटपुट आपको ज़्यादा मिल रही है, और स्टेप डाउन का मतलब क्या है, यहाँ आपने ज़्यादा दिया और आपको कम मिला। पहले हम ये देख लेते हैं कि आपको स्टेप अप की ज़रूरत कहाँ पड़ती है और स्टेप डाउन की ज़रूरत आपको कहाँ पड़ती है। ओके, सबसे पहले आपके घरों में जो पावर सप्लाई आती है, हमारे घरों में जो पावर सप्लाई होती है वो 220 वोल्ट की सप्लाई होती है। कितनी सप्लाई होती है, 220 वोल्ट की, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 50 हर्ट्ज। 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज की सप्लाई हमारे घरों में आती है। ठीक, लेकिन हमारे घर में आती है उससे पहले की जो सप्लाई होती है वो होती है 11 kV। 11 kV मतलब होगा 11,000 वोल्ट। आपके घर में आने से पहले आपके घर तक ये आती है 11,000 वोल्ट, और फिर इसके सामने एक ट्रांसफार्मर लगाया जाता है और वो ट्रांसफार्मर इसको डिक्रीज करके 220 वोल्ट में कर देता है। तो आपके घर में फिर मिलेगी 220, मतलब आपके घर में जो ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। आपके घरों में कभी क्या होता है, पीछे से जो सप्लाई आपको 220 वोल्ट से कम आती है तो घरों में स्टेबलाइजर यूज करते हैं। तो स्टेबलाइजर क्या करता है, कम वोल्टेज को ज़्यादा वोल्टेज में इंक्रीज करता है, तो वो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। आपके घरों में भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन का चार्जर है या बैटरी का चार्जर है, वो भी क्या करता है, 220 वोल्ट लेता है। बैटरी मान लीजिए आपके 6 वोल्ट है तो 220 वोल्ट को वो 6 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, यानी डिक्रीज करती इतनी वोल्टेज को, तो इतनी वोल्टेज को वो डिक्रीज कर रहा है तो क्या हुआ, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हुआ। अब हमें देखना है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर कब बनेगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कब बनेगा। तो ये तो आपको यहां से क्लियर पता चल गया कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। उस स्टेप अप ट्रांसफार्मर में ये वोल्टेज कम होती है, ये वोल्टेज ज़्यादा होती है। फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर अगर बनेगा तो इनपुट आपकी लो है, आउटपुट क्या है, हाई है। फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर, फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी वोल्टेज होती है वो लेस देन सेकेंडरी वोल्टेज होती है, तभी तो अप बनेगा। अप का मतलब इनपुट कम है, आउटपुट हाई है। ईपी और लेस देन है किससे, ईएस से। ईपी लेस देन ईएस से है, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ इस इक्वेशन पे जाइए, ईपी अपॉन ईएस इज इक्वल टू एनपी अपॉन एनएस है। ईपी अपॉन ईएस इज इक्वल टू क्या है, एनपी बाई एनएस। इसका मतलब क्या हुआ कि ईपी ऑन डिवाइड बाई ईएस आप रेशियो निकालोगे तो ये ऑलवेज लेस देन 1 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ईपी लेस है, ईएस बड़ा है, तो ईपी अपॉन ईएस का जो रेशियो आएगा वो क्या हुआ, लेस देन 1 आया। और ये रेशियो अगर लेस देन 1 है, इधर इस इक्वेशन में देखेंगे ईपी अपॉन ईएस अगर लेस देन 1 है तो एनपी अपॉन एनएस भी लेस देन 1 होगा। हेंस
NP डिवाइडेड बाई NS आल्सो लेस देन 1, और हम यहाँ से लिख सकते हैं NP इज लेस देन NS। इससे क्या मतलब समझ में आया? इससे हमें ये बात समझ में आई कि अगर हमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना है तो प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न, इसके नंबर ऑफ टर्न कम कर देंगे, इसके नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा कर देंगे। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आता है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ स्टेप अप, ये जनरल एक ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला है, ये न स्टेप अप का फॉर्म है और न स्टेप डाउन का है। ओके, ये जो डायग्राम हमने बनाया है ये डायग्राम एक जनरल ट्रांसफार्मर का है, स्टेप अप और स्टेप डाउन का नहीं है। स्टेप अप ये हुआ, तो अब स्टेप अप में देखो क्या है, प्राइमरी के टर्न कम है, सेकेंडरी के टर्न ज़्यादा हैं, तो स्टेप अप का जो आप डायग्राम बनाएंगे वो इस प्रकार से बनाएंगे। ये जो नंबर ऑफ टर्न है ये कम है तो कम नजर आने चाहिए, और इसके नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं तो ज़्यादा दिखने चाहिए। ऐसे यहाँ देखो, यहाँ टर्न्स कम नजर आ रहे हैं, यहाँ पे टर्न्स ज़्यादा नजर आ रहे हैं, तो दिस इज द स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ओके, ये ट्रांसफार्मर स्टेप अप स्टेप डाउन नहीं है, ये ट्रांसफार्मर कौन सा ट्रांसफार्मर है? अगर आपसे ऐसा डायग्राम बना दे, पूछ ले कौन सा ट्रांसफार्मर है, तुरंत आप नंबर ऑफ टर्न्स काउंट करना। अगर प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न कम है, ये क्या है NP, ये क्या हुए NS, ये टर्न्स कम है तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ओके, अब हम स्टेप डाउन की बात करते हैं, लेकिन इसमें हम एक बात और भी देख लेते हैं। यहाँ पे EP अपॉन ES लेस देन 1 है, इसका मतलब IS अपॉन IP भी लेस देन 1 होना चाहिए। आल्सो अगर ये लेस देन 1 है तो IS डिवाइडेड बाई IP लेस देन 1 होगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा IS लेस देन क्या हो जाएगा IP। यहाँ से एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात आ रही है, क्या? देखिए यहाँ पे आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो, यहाँ पे वोल्टेज स्टेप डाउन की बात, स्टेप अप की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे वोल्टेज कम थी, यहाँ वोल्टेज क्या हुई ज़्यादा, मतलब आपके पास कम से क्या हो गया ज़्यादा हो गया, ठीक है ना? तो मतलब एक प्रकार से अगर आप इसको सोचोगे, आपके पास कम था, मान लीजिए आपके पास 100 वोल्ट था, स्टेप अप करके आपको उसने 110 वोल्ट बना लिया, 120 वोल्ट आपने बना लिया। अब एक्स्ट्रा 20 वोल्ट कहाँ से आया? एक प्रकार की एनर्जी एक्स्ट्रा आ गई ना आपके पास, बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये बोलता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्टर्ब्ड। लेकिन आप इस फैक्टर पे ध्यान देते हो, यहाँ पे इस फिनोमेना पे ध्यान देते हो, तो आप नोट कर रहे हो कि वी आर गेनिंग सम एनर्जी, सो फ्रॉम वेयर दिस एनर्जी केम, इज इट पॉसिबल, और इट इज द वायलेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एंड यू नो दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नेवर वायलेटेड। इस दुनिया में ऐसा कोई फिनोमेना है ही नहीं जिससे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन होता हो। ओके, तो इसका जो आंसर है वो आपको मैं लास्ट में बताऊंगा, तब तक आप आगे का जो वीडियो है उसको कंटिन्यू रखें और ये सोचते रहिए कि इसका आंसर एक्चुअली हो क्या सकता है। ओके, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ये ओबे करता है, लेकिन मैंने ये बता दिया आपको, आप जानते हो कि कोई भी फिनोमेना ऐसा नहीं है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे ना करता हो। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अगेंस्ट कोई फिनोमेना हो ही नहीं सकता, मतलब डेफिनेटली ओबे तो करता है, बट कैसे करता है ये आपको बताना है। ये एक्स्ट्रा जो वोल्टेज हमारे पास यहाँ पे आती है, सपोज को इधर 100 है, इधर 110 आई, तो ये एक्स्ट्रा 10 वोल्ट कहाँ से आई, हमें ये सोचना है। इसका आंसर हम थोड़ी देर में देखेंगे, तब तक हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए ये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं स्टेप डाउन की, इसको मिटा देते हैं इधर से। स्टेप डाउन में देखिए क्या होता है। स्टेप डाउन में फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, आपको पता है स्टेप डाउन अगर बोल दिया तो मतलब इनपुट वोल्टेज ज्यादा है, आउटपुट वोल्टेज कम है। इनपुट वोल्टेज आपके पास EP है, ये ज़्यादा है, और आउटपुट ES है, आउटपुट वो कम है, मतलब EP लेस देन ES है। इसका मतलब ये हुआ EP अपॉन ES का अगर हम रेशो निकालेंगे तो क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। EP इज ग्रेटर देन ES है तो EP अपॉन ES का रेशो भी ग्रेटर देन 1 आएगा, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, रेशो हमेशा क्या आएगा 1 से बड़ा आएगा। और अगर ये ऐसे बड़ा है तो हंस हमें क्या मिलने वाला है, इस इक्वेशन पे ध्यान दो, EP अपॉन ES अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो NP अपॉन NS भी ग्रेटर देन 1 होगा। NP अपॉन NS आल्सो ग्रेटर देन 1 एंड दैट इज इक्वल टू NP ग्रेटर देन NS। मतलब अगर आपको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाना है तो सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स घटा दो, प्राइमरी के टर्न्स बढ़ा दो, डायग्राम ऐसे बन जाएगा।
दिस इज द ट्रांसफार्मर कोर। प्राइमरी कॉइल के टर्न्स ज़्यादा होने चाहिए, डायग्राम में तो स्पष्ट दिखना चाहिए कि प्राइमरी के टर्न्स ज़्यादा हैं और सेकेंडरी के टर्न्स कम हैं। ये नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। दिस इज द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। आल्सो इसमें हम करंट के बारे में अगर पढ़ना चाहें, आल्सो अगर ईपी अपॉन ईएस ग्रेटर देन 1 है तो आईएस अपॉन आईपी भी ग्रेटर देन 1 होगा, आईएस अपॉन आईपी ग्रेटर देन 1। और यहां से हम देखते हैं आईएस इज ग्रेटर देन आईपी। क्या मिला हमें, देखिए अगर हमारी वोल्टेज डिक्रीज होती है, देखो सेकेंडरी वोल्टेज डिक्रीज हुई, वोल्टेज अगर डिक्रीज होती है तो करंट इंक्रीज होता है। इधर ध्यान दो, स्टेप अप में हमने क्या देखा, स्टेप अप में हमारी प्राइमरी वोल्टेज कम थी, सेकेंडरी वोल्टेज ज्यादा थी, वोल्टेज इंक्रीज हुई, वोल्टेज इंक्रीज हुई तो देखो सेकेंडरी करंट क्या होगा, डिक्रीज हो गया। अब यहीं से आपके उस क्वेश्चन का आंसर है। क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन आपके पास ये था कि क्या कंजर्वेशन को ओबे करता है, आपने बता दिया ओबे करता है। क्यों करता है, कैसे करता है, रीजन आपको यहाँ स्पष्ट दिख गया होगा। अगर आप वोल्टेज को डिक्रीज करते हो तो करंट इंक्रीज हो जाता है, और टोटल जो एनर्जी है पावर की फॉर्म में P इज इक्वल टू वो क्या होता है, V इंटू आई, मतलब E इंटू आई। इसका मतलब क्या हुआ, अगर वोल्टेज डिक्रीज हो रही है तो करंट इंक्रीज हो रहा है। जितनी अमाउंट में आप यहाँ पे वोल्टेज को डिक्रीज करोगे उतना ही यहाँ पे इसके करस्पोंडेंट क्या हो जाता है, जो करंट है वो इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब वोल्टेज के साथ करंट भी इंक्रीज नहीं होता। अगर वोल्टेज इंक्रीज होती है तो करंट डिक्रीज हो जाता है, वोल्टेज डिक्रीज होती है तो करंट इंक्रीज हो जाता है। तो टोटल जो एनर्जी होती है वो मेंटेन रहती है, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आता। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। ओके, ये तो हो गया हमारे पास ट्रांसफार्मर के बारे में, ट्रांसफार्मर के मेन पॉइंट्स हो गए। अब ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसफार्मर में कुछ लॉस होते हैं, एनर्जी के लॉस होते हैं। वो एनर्जी लॉस क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबल एनर्जी लॉस पहले ये हो सकता है, कॉपर लॉस हो सकता है। कॉपर लॉस का मतलब क्या हुआ, आपका ये जो ट्रांसफार्मर है ये कॉपर कॉइल का बना हुआ है, और आपको पता है कॉपर का कोई ना कोई क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो वो रेजिस्टेंस क्या करेगा, कुछ ना कुछ हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो जूल हीटिंग इफेक्ट के अकॉर्डिंग H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT से कुछ ना कुछ हीट जो है वो प्रोड्यूस होने वाली है, और वो जो हीट है वो वेस्टेज है। मतलब हमारे पास पहला जो एनर्जी लॉस है ट्रांसफार्मर में वो कॉपर लॉस है हीटिंग इफेक्ट के कारण। दूसरा हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है, हमने ये जो यूज किया, यहाँ पे आयरन का फ्रेम यूज किया, ये आयरन है और यहाँ पे जो करंट है वो अल्टरनेटिंग करंट आएगा। तो अल्टरनेटिंग करंट आपको पता है इस प्रकार से चलता है, ऐसे चलता है अल्टरनेटिंग करंट, एक बार इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, ऐसे चलता है अल्टरनेटिंग करंट। तो एक बार इसको डीमैग्नेटाइज करेगा, एक बार इसको मैग्नेटाइज करेगा। जब बढ़ेगा तो मैग्नेटाइज करेगा, घटेगा तो डीमैग्नेटाइज करेगा। मतलब इसमें एक बार मैग्नेटिक फील्ड आएगा, एक बार जाएगा। तो उसके कारण क्या होगा, इसमें हिस्टेरेसिस कर्व बनता है, और उसके कारण इसमें एक एनर्जी का लॉस होने वाला है। तो उसको बोलते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है कि ये हिस्टेरेसिस लॉस अगर है तो मैं डिक्रीज इसको कैसे करूँ। तो इसके लिए आपको बताया था, हमने लेमिनेटेड आयरन कोर यूज़ किया। लेमिनेटेड आयरन कोर यूज़ करने का पर्पज़ था एडी करंट को डिक्रीज करना, और दूसरा हमने सॉफ्ट आयरन यूज़ किया। तो जो सॉफ्ट आयरन करेंगे उसका जो पर्पज़ यहाँ से होगा हिस्टेरेसिस लॉस को कम करना। तो हम यहाँ से हिस्टेरेसिस लॉस को ऐसे कम कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अगला देखते हैं लॉस, और अगला जो लॉस होता है वो फ्लक्स लीकेज का होता है। फ्लक्स लीक हो सकता है। फ्लक्स लीक होने का मतलब ये हुआ कि अगर ये वाइंडिंग आपकी लूज हो जाए तो ट्रांसफार्मर में कई बार आवाज़ आती है जिसको हमिंग नॉइज बोलते हैं, और उसके कारण भी एनर्जी लॉस होता है। तो ये हमारे पास कुछ ट्रांसफार्मर में लॉसेस हैं, इनको हम मेंटेन कर सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर यहाँ से आपने देखा कि प्योरली एक एसी डिवाइस है। ट्रांसफार्मर कभी भी डीसी पे काम नहीं करता। डीसी पे काम इसलिए नहीं करता क्योंकि डीसी कांस्टेंट करंट होता है, वो कंटिन्यूसली मैग्नेटिक फील्ड को चेंज नहीं करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज नहीं करेगा तो इसके साथ फ्लक्स लीक्ड है सेकेंडरी कॉइल के साथ, वो चेंज नहीं होगा। और वो चेंज नहीं होगा तो यहाँ पे जो म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना है वो नहीं होगा, और वो फिनोमेना नहीं होगा तो इसके अंदर कोई करंट नहीं आएगा। इसलिए ट्रांसफार्मर कभी भी डीसी पे काम नहीं करता, प्योरली एसी पे ही काम करता है।